नमस्कार, मैं संदीप सिंह कारवार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जियो क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा कान्हा किसली, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। आज हम सबसे पहले कान्हा किसली के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। कुछ लोग इसे पूर्णतः मंडला क्षेत्र में मानते हैं, जबकि यह मंडला और बालाघाट दोनों क्षेत्रों के मध्य आता है या दोनों सीमा रेखाओं के मध्य आता है। अगर हम मध्य प्रदेश पर या मध्य प्रदेश देखिए, इस मध्य प्रदेश पर यह ऊपर मंडला और नीचे बालाघाट बना हुआ है तथा इन्हीं दोनों बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा पर हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली। कान्हा किसली अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह सतपुड़ा, महादेव, मैकल ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कान्हा किसली मैकाल पर्वत पर या मैकाल पर्वत का एक भाग है। यह नर्मदा नदी तथा महानदी दोनों घाटियों के मध्य स्थित है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर से मंडला के यहाँ ऊपर से मैकाल पर्वत श्रेणी से ही नर्मदा, ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, नर्मदा निकलती है अनूपपुर से, जो कि मैकाल पर्वत पर स्थित है, तथा छत्तीसगढ़ के सियाहवा पहाड़ी से महानदी निकलती है। तो इन दो नदियों के मध्य स्थित है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो छोटी सहायक नदियाँ जो नर्मदा की हैं उनकी बात करूं, तो इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के दोनों तरफ से आपकी पहली नदी है सुपर्ण नदी या सुपर्णा नदी और दूसरी नदी है आपकी बंजर नदी। दोनों नदियाँ नर्मदा की सहायक नदी हैं जो नर्मदा से मिल जाती हैं, और दोनों घाटियों के मध्य कान्हा किसली स्थित है। अगर इसकी बात करें तो यह कितने वर्ग किलोमीटर में आता है, तो यह कान्हा किसली 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह कितना कवर करता है? 940। इसके बाद हम बात करें कान्हा किसली को सबसे पहले वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। इस क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र किया गया था सन 1879 में, 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1952 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभ्यारण्य का मतलब होता है यहाँ पर रहने वाले बारहसिंगाओं, बाघ और अन्य जीवधारियों को डेडिकेट करते हुए, या कई प्रकार के पक्षी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनको संरक्षण के लिए इसको 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया तथा 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कान्हा किसली को कब? 1955 में। ये सबसे पहले किया गया राष्ट्रीय उद्यान है तथा इसके बाद यहाँ पर बाघों की कमी को देखते हुए यहाँ पर स्पेशल रूप से टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, जो सन 1973 में बनाया गया। और यह टाइगर प्रोजेक्ट भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यानों में बनने वाला पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। तथा मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किसे किसे कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कान्हा किसली, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान। एक राष्ट्रीय उद्यान और बढ़ चुका है, वो है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका श्योपुर में है, जो 2018 में यह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी स्थिति जानी। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर बारहसिंगा, जो कि विश्व में कहीं अन्य जगह यह प्रजाति नहीं पाई जाती। बारहसिंगा
का मतलब होता है 12 सींग वाला, मतलब ऐसा हिरन जिसके सर पर 12 सींग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि 12 ही होते हैं। एक वयस्क नर बारहसिंगा के 10 से लेकर 14 तक सींग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसके 12 सींग होते हैं। इसी के कारण इसे बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं। तो हमने बारहसिंगा की बात की, तो इधर हम बात करेंगे कि शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा, मतलब मध्य प्रदेश के कानाकिसली को शुभंकर बनाया गया। शुभंकर का मतलब होता है कि यहाँ पर बारहसिंगाओं को स्पेशल ध्यान आकर्षित करने के लिए यह डिज़ाइन किया गया शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा के नाम से, जिसको डिज़ाइन किया गया रोहन चक्रवर्ती के द्वारा। यह क्वेश्चन काफ़ी डीपली क्वेश्चन है जो लगभग पीएससी में पूछ लिया जा सकता है, तथा इसमें देखा जाए तो कानाकिसली में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। यह बाघों की संख्या सर्वाधिक तब तक है जब तक यहाँ से बाघों को अन्य जगह शिफ्ट ना किया जाए। इसलिए यह जो तथ्य है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या कानाकिसली में है, तो वह हमेशा यही रहे सही नहीं होगा। आगे चलकर यह सर्वाधिक होती है या नहीं वो देखा जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर पर्यटन स्थल में देखा जाए तो 2 घाटी हैं। एक हालोन घाटी जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, तथा हमारी दूसरी घाटी बंजर घाटी जो बंजर नदी के कारण बनी हुई है, बंजर नदी की घाटी है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व पश्चिम घाटी मानी जाती है। यहाँ पर एक बहमनी दादर है। बहमनी दादर क्या होता है कि पर्वतों पर एक ऊंचा पठार, क्योंकि यह मध्य प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ मैकाल पर्वत का नीचे, मैकाल जो पर्वत है ऊंचे पर्वत, वहाँ पर एक पठार जिस पर घास का एक मैदान बना है, उसे हम कहते हैं बहमनी दादर। बहमनी दादर कानाकिसली का सबसे ऊंचा बिंदु है या सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ पर इसे सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तथा यह पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा यह सनसेट पॉइंट जो बहमनी दादर में है या बहमनी दादर के नाम से है, वह सबसे ऊंचा स्थान है। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राचीन भारत की, प्राचीन उपमहाद्वीप की या भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जो जनजाति है जिसका नाम बैगा है, वो यहाँ पर निवास करती है। तथा इस कानाकिसली को 2 जोन में बांटा जाता है, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न जोन में बांटा जा सकता है, जिसमें एक होता है कोर जोन, जहाँ पर किसी के आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है तथा शासन के परमिशन से ही आप भ्रमण पर जा सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कोर जोन तथा उसके बाहर बफर जोन होता है। जब भी हम भ्रमण पर जाएंगे तो जब हम गाड़ी वाले से कहते हैं कि वह बफर जोन में चले, तो वहाँ पर हमें वो जनजातियाँ तथा उनके कार्यकलाप देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं या जहाँ पर जो वन्य जीव मिलते हैं जिनके संरक्षण की हम बात करते हैं, वो जीव हैं कृष्णमृग या काला हिरन। यहाँ पर काला हिरन पाया जाता है। बारहसिंगा जो ब्रेडरी प्रजाति का है, जो हमारे राज्य का एक राजकीय पशु भी है। तथा इसकी बात मैं आपको बताऊं कि 1970 के दशक में यह बिल्कुल विलुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर देखा गया, तथा यह बिल्कुल प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी। तभी यहाँ पर स्पेशली ध्यान दिया गया तथा इस पर अब काफ़ी बढ़ोतरी या सामान्यतः काफ़ी देखने को मिलते हैं। बारहसिंगा को स्वाम्प डियर भी कहते हैं या दलदली मृग। क्लियर। बारहसिंगा की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें चौसिंगा या देखो सींगों के आधार पर यह देखा जाता है, लेकिन यह बारहसिंगा की बात करें तो ये केवल कानाकिसली में ही पाए जाते हैं।
यहाँ पर अन्य जीवधारियों को भी संरक्षण प्राप्त है क्योंकि ये अपने आप में अभ्यारण्य भी था। तो यहाँ पर शेर, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ते, शुअर, तेंदुआ और सांभर, गौर पक्षी कानाकिसली का एक विशालकाय पक्षी है तथा भामसन जो कि सुंदर चिड़िया के नाम से जानते हैं और काफ़ी सुंदर चिड़िया होती है और ये काफ़ी विशालकाय पक्षी होता है। सांभर एक तरह का काले हिरण को ही कहते हैं तथा कृष्ण मृग भी काले हिरण तथा श्याम मृग भी कहते हैं। तो ये जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो ध्यान दिया गया था वो बारहसिंगा की ब्रेडरी प्रजाति पर दिया गया था। ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पर ध्यान दिया गया था। यही कारण था कि यहाँ पर शाकाहारी जानवरों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया गया तथा यहाँ पर इनकी बढ़ोतरी देखी गई। इन्हीं के सापेक्ष में बाघ या अन्य जैसे मांसाहारी जानवरों की तीव्र गति से यहाँ पर गिनती में भी कमी पाई गई। यहाँ पर मैं बात करूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जहाँ तक सूर्य सीधा पहुँचता है तथा भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है तथा इसी कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा कर्क रेखा के ऊपर या नॉर्थ की तरफ या उत्तर की तरफ पर्णपाती या ड्राई एरिया आ जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर बफर स्टेट की तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरह के वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन तथा पर्णपाती वन। दोनों में अंतर क्या होता है? वो वन जो वर्ष भर पत्ते जिनके हरे रहते हैं तथा पत्ते झड़ते नहीं हैं, उन पत्तों को उन वनों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन तथा और दूसरे होते हैं पर्णपाती वन। वे वन जो गर्मियों की शुरुआत में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शाल, बांस, टीक आदि वृक्षों का बहुत आयात होती है। यहाँ पर मैं बात करूँ, यही कारण है कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक प्रकार का एक पेड़ पाया जाता है जिसे घोष ट्री के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे देखने पर डर लगता है या यह डरावने किसी विशालकाय प्राणी की याद दिलाता है या एक भयानक रूप प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि इंडियन घोष ट्री केवल और केवल यहाँ पाया जाता है। ये अन्य जगह भी पाए जाते हैं लेकिन कानाकिसले में भी पाया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है, वो है साल के दो ठूंठ। ठूंठ क्या होता है? जब भी एक पेड़ होता है, पेड़ का बीच का तना उसे ठूंठ कहते हैं। सन 2000 में यह साल के पेड़, दोनों पेड़ ठूंठ बनकर रह गए हैं, यानी ये काफ़ी बहुत पुराने थे तथा बीच का हिस्सा ठूंठ बनकर रह गया है। इन साल के पेड़ों को राजा रानी नाम से भी जानते हैं तथा यहाँ के जो लोकल निवासी थे, क्षेत्रीय निवासी थे, इन्हें राजा रानी के नाम से पूजते थे या पूजा करते थे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इसी धर्म का पालन करते हुए पेड़ों की पूजा करते थे तथा जो साल के दो पेड़ों की भी पूजा करते करते तथा राजा रानी के नाम से विख्यात हो गए ये साल के दो ठूंठ। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पर पौराणिक श्रवण ताल भी होता है। जैसे आपने रामायण कालीन एक कहानी सुनी होगी जो कि सत्य पर आधारित है कि हिंदू धर्म के अनुसार कि महाराजा दशरथ जब शिकार करने गए इसी क्षेत्र में, क्योंकि यह आदिकाल से ही शिकारियों की शिकारागाह बनी रही है। यही कारण है कि यहाँ पर मांस और सींग के लिए बारहसिंगा जैसे प्रजातियों को खत्म कर दिया गया तथा ऐसा माना जाता है कि महाराज दशरथ, जिसे अवधीश भी कहते हैं, वो जब श्रवण ताल पर गए तो वहाँ पर श्रवण कुमार
एक ताल पर गए, वहाँ पर देखा कोई जानवर पानी पी रहा है, जबकि वहाँ पर श्रवण कुमार अपने माता पिताओं के साथ आया था और श्रवण कुमार ताल पर पानी भरने गया। महाराज दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया तथा श्रवण की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसलिए उस ताल को श्रवण काल ताल भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है लपसी शिकारी का स्मारक। जैसे मैंने पूर्व में बताया, यह शिकारियों की शिकारगाह भी रही है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध शिकारी भी रहे हैं। उनमें से एक लपसी शिकारी, जो कि किसी जानवर या शायद बाघ के शिकार के कारण दौरान मारा गया तथा वहीं पर इस शिकारी का स्मारक बनाया गया है, या इसका छोटा सा चबूतरा बनाया गया है, लपसी शिकारी का स्मारक। तथा पर्यटन के क्षेत्र में 1999 या 1999 को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया कान्हा किसली को। तथा यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है, जो कि अभी संचालित या चालू नहीं है। इसका चालू ना होने का कारण एक कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हवाई पट्टी है कान्हा किसली के मध्य से गुजरती है, तथा यह हवाई पट्टी काफ़ी छोटी है। ऐसा माना जाता है कि जो हवाई पट्टी है वह 1800 मीटर की है तथा होनी चाहिए 2400 मीटर, लगभग 600 मीटर कम होने के कारण इसे चालू नहीं किया गया। तथा इस पर 2-3 बार विमान उतरे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री तथा उनके अन्य साथी गए हैं और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो इसको 600 मीटर और बढ़ाया जाएगा। तब ये देखते हैं कि चालू होती है कि नहीं। तथा इसकी बात करें कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, जो अमेरिका की तर्ज पर विश्व की मदद से यहाँ पर योजना बनाई गई है। ये स्पेशल भारतशृंगा के जो ब्रीडी प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए बनाई गई है। पार्क इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, देखो भारतशृंगा तो है, इसके साथ अन्य जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनके जीवन काल तथा उनसे संबंधित कई जो चित्रकारियाँ हैं या प्रेजेंटेशन को दर्शाना है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, या उनके रहवास, उनके रहन सहन या खान पान के तरीक़ों को पूरा चित्रांकन या प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है। तथा यहाँ पर 2 नदी प्रमुख हैं। वो 2 नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं, वो है बंजर तथा सुपर्ण नदी की। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, देखो ये मैंने आपको काफ़ी तथ्य बताए, वो तथ्य आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के तथ्य MPPSC पूछ सकता है। तथा मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर कान्हा किसली की बात आती है तो 2 राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि सर सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तथा नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो नौरादेही तो हमने पढ़ा था, वो सागर जिले में था, तथा सतकोशिया जो अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मतलब उड़ीसा राज्य में स्थित है। तथा यहाँ पर 2008 में बाघों को पुनर्वासित किया गया, मतलब कान्हा किसली से जो बाघों को ले जाया गया इन 2 अभ्यारण्यों में, जिसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक अभ्यारण्य है। जो और सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उड़ीसा तथा नौरादेही वो आपका सागर में है। यहाँ पर एक और तथ्य आपको जानने की आवश्यकता होगी, जो संभवतः पूछा जा सकता है। जो 3 किताबें हैं वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। पहली किताब सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, यह किताब जेम्स फोर्सिथ की है। इसमें एक जॉर्ज व्यक्ति नाम थे, उन्होंने यहाँ पर जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित अध्ययन किया था। इस अध्ययन के तहत इस अध्ययन की जानकारी जेम्स फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में वर्णित किया है। इसलिए यह प्रश्न आ सकता है कि यह पुस्तक निम्न में से किसकी है, और हम यह छोड़ आते हैं यह सोचकर यह क्वेश्चन MP से नहीं है। इधर देखते हैं वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया।
यह किताब या यह पुस्तक ब्रांडेर की है। इस पुस्तक में ब्रांडेर ने बंजर घाटी के बारे में वर्णन किया है। इसलिए इस पुस्तक का हमें याद होना भी आवश्यक है। तथा जंगल बुक इसलिए फेमस है क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा इसी जंगल से मिली, क्योंकि यह एक तरह का जैव आरक्षित क्षेत्र है तथा यहाँ पर कई वन्य जीवों को संरक्षण प्राप्त है तथा यह भारत का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट और प्रदेश का सबसे पहला अभयारण्य तथा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान तथा सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो कि ऑफिशियली होगा ही। यहाँ मैं आखिर में 2 तथ्य और बताना चाहता हूँ कि कान्हा किसली का नाम कान्हा किस प्रकार रखा गया या हुआ। कान्हा यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काली चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषाओं में कन्हार के नाम से जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी कन्हार मिट्टी के नाम पर यहाँ का नाम कान्हा पड़ा। एक और किंवदंती के अनुसार यहाँ पर कण्व नाम के एक ऋषि रहा करते थे, जिनकी पुत्री शकुंतला का उल्लेख कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है उसमें मिलता है। तो ये सारी तथ्यों के साथ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी प्रश्नों को समाहित किया, काफ़ी तथ्यों को समाहित किया। आपको ये तथ्य कैसे लगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें तथा मैं उसका हर संभव हो सकेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। तथा यह पूरा जो सीरीज़ है मध्य प्रदेश की वो MPPSC के ध्यान में रखते हुए MPPSC के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ।